नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। खबर दुनिया की यानी हर हफ्ते में दुनिया की नई क्या है अहम खबरें, इसे लेकर हम हाजिर होते हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर एक बार फिर दुनिया को चौंकाया। सुरक्षा परिषद ने और कड़े प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। दुनिया की महाशक्तियों ने उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा की। शिया धर्मगुरु की फांसी के बाद सऊदी अरब, ईरान आमने सामने। शिया सुन्नी देश एक दूसरे के खिलाफ हुए लामबंद। कई सुन्नी देशों ने ईरान से तोड़े संबंध। दक्षिण चीन सागर विवाद गहराया। चीन ने अपने द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीप पर उतारा नागरिक विमान। अमेरिका और वियतनाम ने जताया कड़ा विरोध। क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता फैलने की आशंका। अमेरिका में बंदूकों को खामोश करने के लिए कानून में होगा बदलाव। ओबामा ने नई बंदूक नीति की घोषणा की, लेकिन बदलाव को सभी वर्गों का समर्थन नहीं। और सीरिया में इंसानियत हुई शर्मसार। बच्चे मिट्टी और घास खाने पर मजबूर। कई बच्चों ने भूख से तोड़ा दम। अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने कारनामों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले 3 बार परमाणु परीक्षण कर चुके उत्तर कोरिया ने अब हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। दुनिया के तमाम देशों ने इस परीक्षण की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। हर बार नए नए कारनामे और अपने दुस्साहस के लिए मशहूर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। बुधवार को उत्तर कोरिया में धरती के हिलने की जिस घटना को दुनिया 5.1 की तीव्रता का भूकंप मान रही थी, दरअसल वह घटना छोटे हाइड्रोजन बम की धमक थी। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन में इसकी पुष्टि होते ही राजनयिक हलकों में सही में भूचाल आ गया और अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की नींद उड़ गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी हुई, जिसमें उत्तर कोरिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। परीक्षण की घटना की दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने एक सुर में निंदा की। ये परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने फिर से सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन किया है। ये कार्रवाई क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश है। दक्षिण कोरिया ने पड़ोसी देश द्वारा की गई भड़काऊ कार्रवाई के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक साथ मिलकर उत्तर कोरिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की है। अमेरिका ने भले ही उत्तर कोरिया के दावे पर संदेह जताया है, लेकिन साथ ही उकसाने वाली सभी कार्रवाई का माकूल जवाब देने की चेतावनी दी है। ताजा परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया अब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। दरअसल हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में कई गुना शक्तिशाली होता है। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन फ्यूजन शुरू ही तब होता है जब कम से कम एक परमाणु बम से पैदा गर्मी मौजूद हो, यानी एक हाइड्रोजन बम विस्फोट के लिए परमाणु बम से उत्पन्न तापमान जरूरी है। तकनीकी रूप से फ्यूजन या संलयन के लिए 5 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। संलयन से और ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 2006, 2009 और 2013 में परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके बाद उस पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही बेहद खराब है और नए परीक्षण के बाद नए प्रतिबंधों से किम जोंग उन के साथ उत्तर कोरिया को और बुरे दौर का सामना करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया के हालिया परमाणु परीक्षण से एक ओर जहां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को लेकर मौजूदा चुनौतियों में इजाफा हुआ है, वहीं इस बात को लेकर दुनिया भर के देश आशंकित हैं कि कहीं परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया के परमाणु अस्त्र गलत हाथों में न पड़ जाएं। उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने सीमा पर लाउड स्पीकर के जरिए अपना प्रचार प्रसार एक बार फिर शुरू कर दिया है। पिछले साल सीमा पर तनाव बढ़ने के दौरान दक्षिण कोरिया द्वारा इसके इस्तेमाल ने उत्तर कोरिया को आक्रोशित कर दिया था और उसने एक समय लाउड स्पीकर बंद न करने पर लाउड स्पीकर यूनिट पर तोपों से हमला करने की धमकी दी थी।
दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष की दहलीज पर पहुंचने के बाद आपसी तनाव कम करने के लिए पिछले साल अगस्त में एक समझौता किया था, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने आखिरकार लाउडस्पीकर से प्रचार बंद कर दिया। लाउडस्पीकर के सहारे प्रचार प्रसारण मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर के एक विवादित द्वीप पर हाल में चीन की ओर से एक विमान उतारे जाने के कारण क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता फैलने की आशंका बढ़ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन को विवादित द्वीप पर 3 नागरिक विमान उतारे जाने के बाद क्षेत्र में तनाव फैलने की चेतावनी दी है। इससे पहले वियतनाम ने स्प्रेटली द्वीप पर विमान उतारे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जबकि फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन की इस हरकत से उड़ान और नौकायन की आजादी प्रभावित होगी। चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता रहा है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा पेश करते रहे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग की सुनहरे पेंट वाली एक विशाल प्रतिमा को स्थापित किए जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे तोड़ दिया गया। खबरों के मुताबिक मूर्ति की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई थी। यह प्रतिमा हेनान प्रांत के तोंगसू काउंटी में स्थापित की गई थी। 37 मीटर ऊंची यह प्रतिमा रोड़ी और इस्पात से बनी थी। इसके ऊपर सुनहरा पेंट चढ़ाया गया था और इस पर $4.6 लाख की लागत आई थी। सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र की फांसी के बाद पश्चिम एशियाई देशों में तनाव बढ़ गया है। शिया नेता की फांसी और तेहरान में दूतावास पर हमले के बाद कई मुस्लिम देशों ने ईरान से संबंध तोड़ लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों घटनाओं की निंदा की है और विश्व समुदाय ने भी संयम बरतने की अपील की है। बावजूद इसके बदलते घटनाक्रम से सीरिया और यमन में शांति स्थापना में खलल पड़ सकती है। शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र समेत 47 की फांसी, फिर उसके विरोध में तेहरान के सऊदी दूतावास में आगजनी ने मुस्लिम देशों को 2 खेमे में बांट दिया। धर्मगुरु को मौत की सजा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों में पहले से चला आ रहा तनाव और गहरा गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुवैत ने अपने राजदूत को तेहरान से वापस बुला लिया और फिर कतर और सूडान ने भी ईरान से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी। यूएई ने रिश्ते तो नहीं तोड़े, लेकिन ईरानी राजदूत को देश से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया। निम्र अल निम्र की मौत की सजा के बाद बहरीन, सीरिया और इराक में शिया समुदाय सऊदी अरब के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। मामले की आंच पाकिस्तान तक महसूस की गई और कई मुस्लिम देशों के मिजाज गर्म और तेवर तल्ख हो गए। शिया और सुन्नी के बीच बटे मध्य पूर्व के देशों के बीच बढ़ते तनाव से अब कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है और क्षेत्रीय अस्थिरता की चिंता भी पैदा हो गई है। तल्ख होते माहौल के बीच एक और जहां संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में सऊदी अरब को निशाना बनाए जाने की घटना की निंदा की है, तो वहीं निम्र की मौत की सजा पर सऊदी अरब को भी कटघरे में खड़ा किया है। महासचिव ने शिया नेता शेख निम्र अल निम्र की फांसी पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने सऊदी दूतावास पर हमले की भी निंदा की है। महासचिव ने तेहरान और सऊदी के विदेश मंत्रालयों से संबंधों को सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शिया सुन्नी की बढ़ती खाई को कम करने के लिए कई अन्य देशों को आगे आना पड़ा। अमेरिका, रूस, चीन सहित कई देशों ने सऊदी अरब और ईरान से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। 47 वर्षीय शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को सऊदी अरब की राजशाही का विरोधी माना जाता था, क्योंकि सऊदी अरब में 2011 की अरब क्रांति की उन्होंने अगुवाई की थी। सऊदी राजशाही में सुन्नी समुदाय का बोलबाला है। ऐसे में सऊदी अरब निम्र अल निम्र को शिया विद्रोह की जड़ मानता था और सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी साजिश का चेहरा भी। 2012 में निम्र का राजशाही का विरोध काफी बढ़ गया और निम्र ने सऊदी प्रिंस की मौत पर जश्न मनाने की भी अपील की थी। हालांकि हालात सीधे टकराव के भले न बन रहे हो, लेकिन अगर समय रहते रिश्तों में आई खटास को कम नहीं किया गया तो सीरिया और यमन जैसे देशों में शांति स्थापना के प्रयासों को झटका लग सकता है। अफगानिस्तान में जंग और जिंदगी के बीच फंसे बच्चों का बचपन अब नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन नशे की लत को देश के लिए सुनामी बता रहा है। दुनिया में 90% अफीम आपूर्ति करने वाले अफगानिस्तान में
बचपन से ही अफीम की लत लगने का खतरा रहता है। नशे के शिकार बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह संख्या लाखों में है। दहशत और जंग के साए में झुलस रहा अफगानिस्तान तेजी से नशाखोरी के दलदल में धंसता जा रहा है। अफगानिस्तान के लिए ड्रग अब आतंकवाद से भी बड़ा दुश्मन बनकर उभर रहा है। अफगानिस्तान सिर्फ अफीम के उत्पादन में ही नहीं बल्कि इस्तेमाल में भी सबसे आगे है। देश में नशाखोरों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई है। स्थानीय प्रशासन नशे की लत को देश के लिए सुनामी बता रहा है। 1990 के बाद ड्रग उत्पादन और तस्करी अफगान जीडीपी का बड़ा जरिया बन गया है। अरबों डॉलर का कारोबार बन चुके इस धंधे से देश में तस्करों और उत्पादकों का दबदबा बढ़ने लगा। अफीम का कारोबार तालिबान, भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों की फंडिंग का बड़ा सहारा बन गया। यहाँ तक कि कुछ सरकारी एजेंसियों पर भी इस गोरख धंधे में शामिल होने का आरोप लगा। अस्थिर राजनीतिक हालात और सुरक्षा की कमी के कारण अफीम खेती आम होती चली गई। अफगानिस्तान दुनिया को 90% हेरोइन आपूर्ति करने वाला देश बन गया। जाहिर है दुनिया को नशे के नासूर में झोंकने वाला देश की आवाम कब तक इस लत से महफूज रह पाती। कम उम्र के बच्चे भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आते चले गए। पूर्वी इलाके ननगढ़ में बच्चों के दूध में नींद की गोली मिलाकर दे देना आम बात हो गई। कई बार तो पेट दर्द और जुकाम के इलाज के लिए भी अफीम का इस्तेमाल होने लगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2010 के बीच अफगानिस्तान में नशा करने वालों की संख्या 53% बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी कानून की दुहाई देने वाला तालिबान धड़ल्ले से अफीम की खेती का हिस्सेदार है। वे खुद खेती तो नहीं करते, लेकिन अफीम के किसानों की सुरक्षा देने के नाम पर बड़े पैमाने पर टैक्स ले लेते हैं। प्रशासन अफीम की खेती को रोकने की कोशिशों में लगा है, लेकिन सारी कोशिशें अब तक नाकाफी ही साबित हुई है। अफगानिस्तान में बच्चों का बचपन नशे की गिरफ्त में कसता जा रहा है, तो अमेरिका में बिना किसी जांच परख के बंदूकों की खुली बिक्री जी का जंजाल बन गई है। देखिए आगे खबरें अमेरिका से। अमेरिका में बंदूकों पर लगाम कसने की योजना को जल्द अमल में लाया जा सकता है। बंदूकों के गलत इस्तेमाल की घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कानून में बदलाव के लिए अपनी नीति की घोषणा की। योजना के तहत सभी बंदूक विक्रेताओं को पंजीकरण कराना होगा। योजना में सभी ग्राहकों की पृष्ठभूमि की जांच पर जोर दिया गया है। यह कानून ऑनलाइन विक्रेताओं और गन शो के लिए बंदूकें बेचने वालों पर भी लागू होगा। मानसिक बीमारी या मानसिक अस्थिरता से गुजर रहे खरीदारों की जानकारी के आधार पर उन्हें बंदूक खरीदने से दूर रखने की योजना है। राज्यों से नागरिकों के आपराधिक रिकॉर्ड का ताजा डेटा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। हालांकि इन बदलावों को सभी वर्गों का समर्थन नहीं है। बदलावों की घोषणा करते समय राष्ट्रपति ओबामा रो पड़े। आंखों में आंसू लिए उन्होंने 2012 के सैंडी हुक प्राइमरी स्कूल हमले को याद किया, जिसमें 20 वयस्क और 6 बच्चे मारे गए थे। हालांकि बाद में एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने अपने रोने को लेकर हैरानी जताई। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग तस्करों में से एक चापो गुजमन को मैक्सिको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ड्रग माफिया पर $50 लाख का इनाम रखा गया था। चापो 6 महीने पहले जुलाई में सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल के अंदर से सुरंग बनाकर फरार हो गया था। अमेरिका की एक अदालत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, वो भी एक बंदर को लेकर। दरअसल एक बंदर को लेकर मचे कानूनी घमासान के बीच अमेरिकी अदालत ने कहा है कि कॉपीराइट कानून जानवरों पर लागू नहीं हो सकता। पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन पेटा ने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में इंडोनेशियाई बंदर के अलावा ब्रितानी नेचर फोटोग्राफर डेविड स्लैटर को भी एक पक्षकार बनाया गया है। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पालो में सरकारी परिवहन का किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। लगभग 200 प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की और बसों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से यातायात को काफी नुकसान पहुंचा और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 2 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। वहीं 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और ब्राजील में किराया बढ़ने से जहां स्थानीय जनता नाराज हो गई है, वहीं जर्मनी के कोलोन में यौन दुर्व्यवहार की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। और अब खबरें यूरोप से। जर्मनी के कोलोन में नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। कोलोन के लिए ये एक नया तजुर्बा था और महिलाओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है। इस घटना को लेकर पूरे देश में लोग गुस्से में हैं और इससे प्रवासियों के प्रति देश की नीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मर्केल ने कहा है कि वो प्रवासियों को देश से निकालने के नियमों में बदलाव करने पर विचार करेंगी ताकि कोलोन में महिलाओं पर यौन हमले करने वाले लोगों को आसानी से निकाला जा सके। दुनिया में जब लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, उसी समय जर्मनी के कर्लन में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आम शहरों की तरह कर्लन भी हर वर्ष की तरह नए साल के जश्न में सराबोर था। लोग शहर की सबसे लोकप्रिय जगह पर जमा थे और आतिशबाजी का मजा ले रहे थे। कमोबेश इस बार भी वही नजारा था, लेकिन फर्क इतना था कि मौज बस्ती के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा था। कर्लन के लिए ये एक नया तजुर्बा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बस क्या था, लोगों का गुस्सा फूटा। लोग विरोध करने निकल पड़े सड़कों पर। महिलाएं सदमे में हैं और जर्मन चांसलर से अपनी हिफाजत की गारंटी मांग रही हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 150 महिलाओं ने अलग अलग शिकायतों में पॉकेटमारी और छेड़छाड़ से लेकर यौन दुर्व्यवहार के मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस की जांच घटना में बाहरी देशों से आए लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चांसलर एंगेला मर्केल ने कर्लन की मेयर को फोन कर घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। कर्लन के अलावा हैम्बर्ग और स्टुटगार्ट में भी महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार की खबरें हैं। घटना के बाद चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा शरणार्थियों के लिए देश की सीमाएं खोले जाने के फैसले का भी विरोध शुरू हो गया। अपराधी कौन थे, इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन इस वारदात ने दक्षिण पंथियों को एक बार फिर सरकार की आलोचना करने का मौका दे दिया है। दरअसल जर्मनी ने 2015 में करीब 10 लाख शरणार्थियों को पनाह दी है और यही दक्षिणपंथी दलों को खटक रहा है। हालांकि नेताओं ने लोगों से अपील की है कि इस मामले को शरणार्थियों के मुद्दे से जोड़कर न देखा जाए। इतने बड़े पैमाने पर जर्मनी में कर्लन जैसी घटना को आम नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसे अपराध के लिए सीधे शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराने से पहले गौर करना होगा कि जिन लोगों को अपनी जान बचाकर देश से भागना पड़ा हो, जिनकी जिंदगी की सांसें पराये देश के टुकड़े पर मोहताज हों, उसे ऐसी वारदात में शामिल होने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। ऐसे में कर्लन की घटना का निष्कर्ष निकालने से पहले बिना किसी पूर्वाग्रह के जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। फ्रांस में शार्ली एब्दो आतंकी हमलों की बरसी के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक हफ्ते तक चलने वाले आयोजन के पहले दिन घटना में मारे गए लोगों के परिवारों की उपस्थिति में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया, जिस पर सारे मारे गए लोगों के नाम लिखे थे। मारे गए लोगों को फ्रांस की सबसे बड़ी उपाधि लीजन ऑफ ऑनर भी दिया गया है। पिछले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक हुए हमलों में 17 जानें गई थी। इस बीच फ्रांस पुलिस ने एक शख्स को मार गिराया है जो चाकू लेकर पेरिस पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो फ्रांस में बरसी के मौके पर भी हमलावर निशाना बनाने से नहीं चूके, तो वहीं लीबिया में आतंकियों ने एक स्कूल को निशाना बनाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खबरें अफ्रीकी देशों से। लीबिया के पश्चिमी जिल्टेन शहर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। लीबिया के तटीय शहर में मध्य हिस्से में एक आत्मघाती हमलावर ने एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विस्फोटों से लदा एक ट्रक विस्फोट कर उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक से पानी ढोया जाता था। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट के वक्त प्रशिक्षण स्कूल के परिसर में करीब 300 लोग मौजूद थे।
और अब आपको दिखाएंगे नजारा ब्रिटेन की एक ऐतिहासिक ट्रेन का। लगभग 93 साल पहले बनी और ब्रिटिश रेलवे की शान रही द फ्लाइंग स्कॉट्समैन नाम की ये ट्रेन 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ठीक होकर दोबारा पटरी पर लौटी है। इस सफल टेस्ट रन के बाद स्टीम इंजन वाली इस गाड़ी के चाहने वाले बेहद उत्साहित हैं। पुल के ऊपर से गुजरते हुए इस ट्रेन का जरा नजारा तो देखिए। ये हमें भाप के इंजन वाली छुक छुक चलती रेलगाड़ी के पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये ट्रेन है ब्रिटिश रेलवे के इतिहास की सर्वाधिक प्रतिष्ठित रही द फ्लाइंग स्कॉट्समैन। ये नजारा इसलिए भी खास है क्योंकि 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद शुक्रवार को ये ट्रेन दुरुस्त होकर दोबारा पटरी पर लौटी है। इसका टेस्ट रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए तमाम लोग जुटे और इसके कुछ चाहने वालों की आंखों में तो आंसू भी आ गए। इस इंजन को ठीक कर दोबारा पटरी पर लाने की परियोजना पर लोकोमोटिव इंजीनियर्स की टीम ने 2006 में काम करना शुरू किया। इंजन को अपने पुराने स्वरूप और चालू हालत में लाने के लिए $6 मिलियन से ज्यादा की भारी भरकम राशि आवंटित की गई थी। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार को पाने वाले इस पहले स्टीम इंजन द फ्लाइंग स्कॉट्समैन को सर निगेल ग्रीसले ने डिजाइन किया था। लंदन और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने इसे डॉनकास्टर वर्क्स पर 1923 में बनाया था, यानी 93 साल पहले, और तब इसकी लागत आई थी $11,535। इस टेस्ट रन की सफलता के बाद अब फरवरी में लंदन किंग्स क्रॉस और यॉर्क के बीच इस ट्रेन को चलाया जाएगा पूरे रुतबे और रफ्तार के साथ। सीरिया के मदाया शहर में लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बच्चे मिट्टी और घास खाने पर मजबूर हैं। आईएस की काली छाया में कई बच्चों ने भूख से दम तोड़ दिया है। इंसानियत शर्मसार हुई है। जीवित कंकाल बन चुके इन मासूम बच्चों से आंख मिलाकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है और संवेदना, सहानुभूति और सहयोग जैसे शब्द आंख चुराने लगते हैं। कैमरे की चमक देखकर चेहरे पर बेबसी आती है या मुस्कान, ये बमुश्किल ही तय हो पाता है। सोशल मीडिया के जरिए आए सीरिया के मदाया शहर के एक बच्चे के वीडियो ने जुल्म, हैवानियत के साथ ही साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। बताते हैं बच्चा 7 दिन से भूखा है, नाम ईसा है और जुबान पे अल्लाह से फरियाद है। विद्रोही जमीन या फिर यूं कहें मिट्टी के जिस टुकड़े को हथियाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, अब ये बच्चा उसी मिट्टी को खाकर जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा है। जिंदगी ने स्वाद बदल दिया है, लिहाजा बच्चा मिठाई मांग रहा है। قول والله العظيم جوعان كتير يا عمو. شو بتقول لسيد دي مستورة اني فوتنا اكل؟ يلا ان شاء الله يا رب يا رب. هلا شو مشتهي اكثر شي ساوي؟ شو مشتهي تاكل هلا؟ حلو. ايه يا عمو يلا تكرم عينك. यहाँ केवल ईसा ही भूखा और परेशान नहीं है, बल्कि रहमान भी लाचार और बेबस है। आईएस की काली छाया में यहाँ करीब 300 बच्चे भूखमरी के कगार पर हैं। हालात बड़ों के भी कुछ ठीक नहीं लगते। बताते हैं शहर से पहले कुत्ते बिल्ली कम हुए, फिर पेड़ों से पत्ते और छाल कम हुए, और अब आगे क्या क्या कम हो सकता है ये सोचकर रूह कांप जाती है। मदाया के हालात को लेकर सीरिया के कई हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। अगर आसमान से पानी की जगह आग बरसे, अगर बादल की गड़गड़ाहट की जगह जंगी हवाई जहाज की आवाज ले ले, हवा में बारूद घुला हो, जमीन टैंकों से रौंदी जा रही हो, तो धरती से
अनाज नहीं अकाल पैदा होता है। मदाया के हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेबनान की सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर मदाया दोहरी मार झेल रहा है। इमदाद इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि एक ओर विद्रोही हैं तो दूसरी ओर लेबनान के हिजबुल्लाह ने घेराबंदी कर रखी है। इस बीच खबर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने मदाया में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों से आस जगी है और इसी आस से सांस बंधी है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और अंत में आपको छोड़े जाते हैं चीन के हरबिन शहर में आयोजित आइस फेस्टिवल के साथ, जहां बर्फ में ही कई कलाकृतियों को बनाया गया है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।